Hello friends, welcome back to Calibrate Physics. In this video, we will be discussing solutions of exercise questions 41 to 50 from Center of Mass and Collisions chapter of H.C. Verma. Okay, so let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question 41. A block of mass 2 kg is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meters per second towards another block of equal mass kept at rest. The spring constant of the spring fixed at one end is 100 newtons per meter. Find the maximum compression of the spring. So यहाँ पे जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस इंस्टेंट पे अपन दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम मान सकते हैं एंड दैट इज अज्यूम दैट दोनों ब्लॉक्स ने v स्पीड अटेन कर लिया होगा एंड दोनों ब्लॉक्स पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. स्प्रिंग फोर्स जो है वो दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मानने पर एक इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करेगा. तो दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिस्टम मान के अपन इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. So initial momentum will be 2 into 1 and final momentum total mass 2 plus 2 4 kg into common velocity v. तो इससे final common velocity 2 upon 4 मतलब 0.5 meters per second के इक्वल आ जाएगा. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए अभी दोनों ब्लॉक्स के लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई भी स्प्रिंग के अलावा कोई भी दूसरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा. राइट. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी half into 2 into 1 का स्क्वायर. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में था. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू टोटल मास 4 इंटू कॉमन स्पीड का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x मान लेते तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर होगा. सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. सो 1 इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ इंटू के. स्प्रिंग कांस्टेंट के 100 के इक्वल दिया हुआ इंटू एक्स स्क्वायर. सो हाफ इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 एक्स स्क्वायर. हाफ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 100 आ जाएगी. दैट मीन्स मैक्सिमम कंप्रेशन 1 अपॉन 10 मीटर्स और इसको 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल भी लिख सकते हैं. So this is the final answer. Question number 2. A bullet of mass 20 grams traveling horizontally with a speed of 500 meters per second passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest on a level surface. The bullet emerges with a speed of 100 meters per second and the block slides 20 centimeters on the surface before coming to rest. So बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे 500 मीटर्स पर सेकेंड. मास ऑफ द बुलेट 20 ग्राम्स मतलब 0.02 kg. और कोलिजन के बाद जब बुलेट ब्लॉक से इमर्ज होगा उस समय बुलेट का स्पीड 100 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ और ब्लॉक 20 सेंटीमीटर स्लाइड कर रहा है. तो बुलेट के इमर्ज होने के जस्ट बाद अगर ब्लॉक का स्पीड मैं v2 मान लूँ, ये ब्लॉक का इनिशियल स्पीड होगा जो कि अननोन है. 20 सेंटीमीटर स्लाइड करने के बाद ब्लॉक का फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स और स्लाइड करते समय इस ब्लॉक के ऊपर खाली फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ जिसकी वैल्यू म्यू mg होगी एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये अप्लाई करने पर ब्लॉक का लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन म्यू g आ जाएगा जो कि वेलोसिटी को कम कर रहा होगा. एक्चुअल में ये रिटार्डेशन होगा और यहाँ पे अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी. फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू हमें फाइंड करना. सो ब्लॉक के ऊपर इन सारे पैरामीटर्स पे v2 मतलब ब्लॉक का इनिशियल स्पीड होगा तो इन सारे पैरामीटर्स पे अपन काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. फाइनल स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस 2 into a into s
और v2 फाइंड करने के लिए अपन कोलिजन से पहले एंड कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक और बुलेट का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम विल बी 0.02 इंटू 500, फाइनल मोमेंटम बुलेट का 0.02 इंटू 100 एंड ब्लॉक का 10 इंटू v2। तो यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा 0.02 इंटू 500 माइनस 0.02 इंटू 100, LHS में 400 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 10 v2। सो v2 की वैल्यू 8/10 मतलब 0.8 मीटर्स पर सेकेंड होगी। v2 की ये वैल्यूज इक्वेशन में डाल दो। 0 इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64 माइनस 2 इंटू म्यू, g की वैल्यू 10 ले लेते इंटू 0.2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.64 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 0.2 के इक्वल आ जाएगी। सो 0.32 बन जाएगा ये 2 से डिवाइड होने पर। 3.2 अपॉन 2 ये 1.6 एंड 1.6 अपॉन 10 0.16। सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0.16। ये फाइनल आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 43। A projectile is fired with a speed of u at an angle of theta above a horizontal field. The coefficient of restitution of the collision between the projectile and the field is e. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? So मान लेते प्रोजेक्टाइल को ये वाले पॉइंट से फायर किया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u दिया हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और इसको पॉइंट a मान लेते। सो फर्स्ट कोलिजन मान लेते वो पॉइंट b पे करेगा एंड a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो प्रोजेक्टाइल के रेंज के इक्वल होगा। एंड रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। वेलोसिटी की अगर अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेते, इसको अगर मैं uy और इसको ux मान लूं, तो इसी रेंज को 2ux uy अपॉन g भी लिख सकते। और पॉइंट b पे कोलिजन से जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज सेम मैग्नीट्यूड्स uy और ux के होंगे। तो यहाँ पे uy वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का काम कर रहा होगा। सो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e टाइम्स uy हो जाएगा एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux उस पे कोई असर नहीं होगा। कोलिजन के बाद भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ux रहेगा। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद का जो प्रोजेक्टाइल है उसका भी रेंज अपन निकाल सकते। फर्स्ट रेंज को r1 मान लेते एंड b2c सेकेंड रेंज को r2 मान लेते। तो r2 की वैल्यू 2 टाइम्स ux मतलब u cos थीटा, और इस केस में uy e टाइम्स uy हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी e टाइम्स uy हो जाएगा एंड uy वाज u sin थीटा, सो e टाइम्स u sin थीटा अपॉन g, राइट। सो बेसिकली रेंज के इस फॉर्मूला में 2 टाइम्स uy अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट का काम कर रहा है एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है। सो टाइम इनटू कांस्टेंट स्पीड, ये हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज दे रहा है, राइट। सो सेकंड केस में रेंज कितना आ जाएगा, e बाहर कॉमन ले लो, अंदर 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g बच जाएगा, और इसको u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड केस में रेंज e टाइम्स द फर्स्ट केस का रेंज आ जाएगा। सो टोटल रेंज कितना होगा, ए से लेके सी तक, सी पे सेकेंड कोलिजन हो रहा होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड कोलिजन तक के पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। सो रिक्वायर्ड आंसर r1 प्लस r2 होगा। r1 प्लस r2 मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g कॉमन ले लो और अंदर 1 प्लस e बच जाएगा, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 44। A ball falls on an inclined plane of inclination theta from a height h above the point of impact and makes a perfectly elastic collision. तो प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा मान लेते और प्लेन से h हाइट ऊपर यहां से बॉल को रिलीज किया जा रहा है। तो जब बॉल h हाइट नीचे गिरेगा उसने स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh एक्वायर कर लिया होगा, इसको u मान लेते, और नॉर्मल टू द सरफेस ये होगा
एंड वेलोसिटी का नॉर्मल टू द सरफेस से जो एंगल है वो ये सेम थीटा होगा। थीटा जो है वो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, सो वर्टिकल एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन के बीच का भी एंगल थीटा होगा। और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया होगा, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट बॉल होगा जो u वेलोसिटी से हिट कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम u स्पीड से रिफ्लेक्ट कर जाएगा एट द सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और रिफ्लेक्शन के बाद ये कितना डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन ट्रेवल करेगा ये हमें फाइंड करना है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन काइनेमेटिक्स अप्लाई कर देते, वहां पे डाउन द इंक्लाइन को x मान लो एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन को y मान लो एंड पूरे मोशन को x और y में रिजॉल्व कर देते। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा होगा एंड x डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे x और y का एक कॉलम बना देते। इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज u cos थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड्स होगा, इसका भी कंपोनेंट along the incline along the x direction g sin theta and along the y direction g cos theta. So ay g cos theta and ax g sin theta के इक्वल होगा। y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यहाँ पे अपन a से लेके b तक का मोशन ले रहे, सो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन जीरो। सो करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल सकते हैं। y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर दो, sy इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। और यहाँ पे ay एक्चुअली माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है और अपन इसको पॉजिटिव y मान रहे थे, राइट। तो एक t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन ay आ जाएगा, दैट मीन्स 2u cos थीटा अपॉन g cos थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली 2u by g के इक्वल आ रहा है। और इसी टाइम को x डायरेक्शन के मोशन में भी अपन यूज कर सकते हैं एंड x डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही डिस्टेंस a भी होगा, जिसको अपन रेंज अलोंग द इंक्लाइन बोल सकते हैं, वही हमें फाइंड करना। तो x डायरेक्शन में एक बार वापस सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, सो यहाँ से रेंज हमें मिल जाएगा ux इंटू टी मतलब u sin थीटा इंटू टी, t मतलब 2u by g प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर 2u by g का होल स्क्वायर। सो ये 2u स्क्वायर sin थीटा by g प्लस हाफ इंटू g sin थीटा इंटू 4u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। तो एक g कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2, तो सेकेंड टर्म भी 2u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g आ रहा है, so this will be 4u square sin theta upon g and u की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh है, that means u square की वैल्यू 2 times gh होगी into sin theta upon g, तो g कैंसिल हो जाएगा and required answer 8h into sin theta आ जाएगा, right। Question number 45, solve the previous problem. If the coefficient of restitution is e, use theta equals to 45, e equals to 3 by 4 and h equals to 5. So यहाँ पे inclined plane का inclination 45 डिग्रीज दिया हुआ है, पार्टिकल का हाइट ऑफ फॉल 5 मीटर्स, दैट मीन्स पार्टिकल जब इंक्लाइन को जस्ट हिट करेगा, हिट करने से जस्ट पहले इसका जो वेलोसिटी होगा वो अपन निकाल सकते हैं अंडर रूट 2gh। सो ये रिक्वायर्ड स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा और इस स्पीड को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन इसके कंपोनेंट सेम होंगे क्योंकि ये एंगल 45 डिग्रीज दिया हुआ है। सो 10 cos 45 मतलब 10 अपॉन रूट 2 मतलब 5 रूट 2, अलोंग द इंक्लाइन भी 5 रूट 2 एंड अलोंग द नॉर्मल भी ये कंपोनेंट 5 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड होगा। और अलोंग द नॉर्मल वाला ये जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का काम कर रहा होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन विल बी e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e 3 by 4 है एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 रूट 2,
तो कोलिजन के बाद नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 15/4 √2 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग द नॉर्मल पार्टिकल के वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 15/4 √2 होगा, एंड अलॉन्ग द इंक्लाइन इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं है, ये कंपोनेंट 5 √2 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। सो अगेन अलॉन्ग द इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते एंड अलॉन्ग द नॉर्मल इसको वाई एक्सिस मान लेते। सो एक्स एंड वाई के अलॉन्ग सारे काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स नोट डाउन कर लेते। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी 5 √2, वाई में इनिशियल वेलोसिटी 15/4 √2। एक्स में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जी का कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों में g/√2 होगा। g/√2 मतलब 10/√2 which is again 5 √2, ay भी 5 √2। displacement in the y direction 0, so time of flight will be 2uy upon ay। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर यही आ जाएगा। 2uy मतलब 2 × 15/4 टाइम्स √2 एंड ay मतलब 5 √2, तो √2 कैंसिल, 15/5 इज 3 और 2/4 हाफ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3/2 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा। और इतने टाइम में एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा रेंज होगा, तो एक्स डायरेक्शन में भी सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो। रेंज विल कम आउट टू बी ux 5 √2 into t 3/2 प्लस हाफ इंटू ax 5 √2 into t का स्क्वायर 9/4। सो यहाँ पे 5 √2 into 3/2 ये कॉमन ले लो, तो 1 प्लस हाफ 5 √2 बाहर चला गया एंड 9/4 में से 3/4 बाहर चला गया, तो एक 3/2 अंदर रह जाएगा। सो ये 5 √2 into 3/2 into 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 मतलब 7/4। सो 5 √2 into 3 into 7 upon 8, ये फाइनल आंसर आ जाएगा रेंज के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते। 5 × √2 मतलब 1.4 into 3 into 7 divided by 8, so approximately 18.4 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा ये आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। A block of mass 200 grams is suspended through a vertical spring. The spring is stretched by 1 centimeters when the block is in equilibrium. So यहाँ पे ये vertical spring दिया हुआ और इसे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ब्लॉक का मास 0.2 kg और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर्स। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर अपन k अज्यूम करें, तो स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा x ब्लॉक के वेट को बैलेंस करेगा mg, तो यहाँ से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट। ये सारा इंफॉर्मेशन पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ। देन अ पार्टिकल ऑफ मास 120 grams इज ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर्स। सो ये पार्टिकल का मास 120 grams और इसको 45 सेंटीमीटर्स की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। द पार्टिकल स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सो 45 सेंटीमीटर्स की हाइट से गिरने के बाद पार्टिकल का जो स्पीड है वो √2gh होगा। g को 10 ले लेते एंड हाइट 45 सेंटीमीटर्स मतलब 0.45 मीटर्स, तो 0.9 into 10 √9, तो रिक्वायर्ड स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड होगा। सो कोलिजन के जस्ट बाद पार्टिकल और ब्लॉक का जो कंबाइंड वेलोसिटी है, इसको फाइंड करने के लिए कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कोलिजन से जस्ट पहले पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कितना होगा? पार्टिकल का मास 0.12 kg इनटू पार्टिकल का वेलोसिटी अज्यूमिंग डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, एंड कोलिजन के जस्ट बाद पार्टिकल और ब्लॉक दोनों का कंबाइंड मास 0.2 प्लस 0.12
एंड दोनों का कॉमन वेलोसिटी v डैश मान लेते। सो ये 0.32 v डैश के इक्वल होगा और यहाँ पे 0.12 इंटू 3। सो v डैश की वैल्यू 0.12 इंटू 3 अपॉन 0.32 के इक्वल आ जाएगी। तो इसको 12 अपॉन 32 लिख सकते, 4 इंटू 8, 4 इंटू 3। सो कॉमन स्पीड 9/8 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। एंड इस स्पीड की वजह से स्प्रिंग में और एक्सटेंशन आ जाएगा। कोलिजन के बाद का सिचुएशन नीचे ड्रॉ कर लेते। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन पार्टिकुलर ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं ऑफ मास 0.32 kg, 0.2 प्लस 0.12। तो ये 0.32 kg का एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं अपन। और इसने 9/8 मीटर्स पर सेकेंड इतना स्पीड एक्वायर किया होगा। और ये कंबाइंड मास स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और स्प्रिंग का एक्सटेंशन 0.01 मीटर्स दिया हुआ है। इस स्प्रिंग के अंदर इनिशियल एक्सटेंशन होगा 0.01 मीटर्स और इस स्पीड की वजह से ये ब्लॉक और नीचे जाएगा और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन और बढ़ जाएगा। तो जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, लेट्स से स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन x2 के इक्वल है, उस समय इस ब्लॉक का स्पीड 0 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे पोजीशन A से लेके पोजीशन B तक अपन इस पूरे 0.32 kg के सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले रेफरेंस जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल चूज कर लेते। लेट्स से इनिशियल पोजीशन A, ये जीरो ग्रेविटी पोटेंशियल लेवल है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का 0 होगा, स्प्रिंग का हाफ इंटू k। अच्छा, k की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, k mg अपॉन डेल्टा x होगा। mg मतलब खाली 0.2 kg का मास लेंगे तो 0.2 इंटू g अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x मतलब 0.01। सो ये 200 न्यूटन्स पर मीटर आ जाएगा k की वैल्यू। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग will be half into 100 into 0.01 का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ into 0.32 into 9/8 का स्क्वायर होगा। एंड पोजीशन B पे पहुंचने के बाद फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल हाइट डिसेंडेड बाय द सिस्टम, ये x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस 0.01 होगा। सो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.32 m इंटू g इंटू हाइट डिसेंडेड विच इज x2 माइनस 0.01। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू k इंटू फाइनल एक्सटेंशन, फाइनल मैक्सिमम एक्सटेंशन को अपन x2 मान रहे, सो हाफ इंटू k x2 स्क्वायर प्लस फाइनल की 0 होगा क्योंकि फाइनली सिस्टम का स्पीड 0 हो गया होगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा इस फॉर्मेट में। और क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे x2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये माइनस अवॉइड करेंगे, यहाँ पे खाली प्लस वाला सोल्यूशन लेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली 6.1 सेंटीमीटर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। A bullet of mass 25 grams is fired horizontally into a ballistic pendulum of mass 5 kg and gets embedded in it. If the center of the pendulum rises by a distance of 10 centimeters, find the speed of the bullet. So यहाँ पे collision से just पहले bullet का जो momentum वो 0.025 kgs into speed, initial speed v मान लेते, एंड कोलिजन के जस्ट बाद पेंडुलम और बुलेट का कंबाइंड मास 0.025 प्लस 5 एंड कोलिजन के बाद का कंबाइंड स्पीड v डैश मान लेते। और यहाँ पे 0.025 को 5 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते। सो पेंडुलम का जो स्पीड है वो 0.025 अपॉन 5
टाइम्स v के इक्वल आ जाएगा। और इस स्पीड की वजह से वो 10 सेंटीमीटर्स हाइट राइज कर रहा है। और हाइट और स्पीड में रिलेशन क्या होगा, हाइट को अपन v²/2g लिख सकते। तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2gh। सो कोलिजन के जस्ट बाद पेंडुलम का जो स्पीड होगा वो √2 × 10 × 0.1, सो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स कोलिजन से पहले हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द बुलेट। सो कोलिजन से पहले स्पीड ऑफ द बुलेट v की वैल्यू 5/0.025 टाइम्स √2 के इक्वल होगी। सो इसको अगर मैं 25 बना दूं तो यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगे। सो दिस विल बी 25 × 200। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 200 × 1.4। सो ये 2.8 × 100 मतलब 280 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। ये बुलेट का बिफोर द कोलिजन स्पीड रहा होगा। ओके, क्वेश्चन 48। A bullet of mass 20 grams moving horizontally at a speed of 300 meters per second is fired into a wooden block of mass 500 grams suspended by a long string. So let's say ये long string है और इसके end पे एक wooden block suspended है। wooden block का mass 500 grams and bullet का mass 20 grams and bullet का initial speed 300 meters per second दिया हुआ है before collision. The bullet crosses the block and emerges on the other side if the center of mass of the block rises through a height of 20 centimeters. Find the speed of the bullet as it emerges from the block. तो जब ये बुलेट ब्लॉक से इमर्ज करेगा, इमर्ज करने के बाद बुलेट का स्पीड v1 मान लेते एंड ब्लॉक का स्पीड v2 मान लेते, और इस v2 स्पीड की वजह से ब्लॉक 20 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कर रहा है। दैट मीन्स v2²/2g ये इस हाइट के इक्वल होगा 0.2 मीटर्स। सो यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा, कोलिजन के बाद का ब्लॉक का स्पीड। सो ये 2 × g, g मतलब 10 × 0.2 का अंडर, तो ब्लॉक का स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। एंड बुलेट का स्पीड निकालने के लिए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बुलेट और ब्लॉक इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते। यहाँ पे सब जगह मास का यूनिट्स ग्राम से दिया हुआ है, तो उसी में इक्वेशन लिख देते हैं क्योंकि मास के यूनिट्स वैसे भी पूरे इक्वेशन से कैंसिल ही होने वाले। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी 20 grams × 300 meters per second। ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम 0 था एंड कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम ब्लॉक का कितना होगा, 500 grams × 2 meters per second एंड बुलेट का 20 grams और बुलेट का स्पीड v1 अननोन है। तो इस इक्वेशन से मास के यूनिट्स ग्राम्स सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे एंड बुलेट का स्पीड v1 हमें मिल जाएगा मीटर्स पर सेकेंड में 20 × 300। पूरे इक्वेशन में से एक जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 × 300 600 इक्वल्स टू 50 × 2 100 प्लस 2v1। सो यहाँ से 2v1 की वैल्यू 500 के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स v1 विल बी इक्वल्स टू 250 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ये कोलिजन से पहले बुलेट का स्पीड होगा। क्वेश्चन नंबर 49। Two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k and are placed on a frictionless horizontal surface. Initially, the spring is stretched through a distance of x0 when the system is released from rest. So यहाँ पे दो masses m1 m2 और उनके बीच में एक extended spring दिया हुआ है। स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन x0 के इक्वल है इनिशियली। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू masses बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। सो यहाँ पे जब ये वापस रेस्ट पे आएंगे उस समय स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया होगा और वो मैक्सिमम कंप्रेशन भी x0 के इक्वल होगा। यहाँ पे इन दोनों मासेस को एज अ सिस्टम अगर अपन देखते हैं तो दोनों मासेस के सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। दैट मीन्स उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था।
तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा। दैट मीन्स जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय भी दोनों बुलेट्स का स्पीड 0 हो गया होगा, राइट। और स्टार्टिंग से लेके उस इंस्टेंट तक दोनों ब्लॉक्स ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा ये हमें फाइंड करना। सो मान लेते ब्लॉक 1 ने x1 डिस्टेंस मूव किया एंड ब्लॉक 2 ने x2 डिस्टेंस मूव किया, और फाइनली स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन है वो x0 होगा। दैट मीन्स स्प्रिंग का जो ओवरऑल चेंज इन लेंथ होगा वो 2x0 होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग x0 के एक्सटेंशन से x0 के कंप्रेशन तक जा रहा है, और स्प्रिंग का ओवरऑल चेंज इन लेंथ ये एक्चुअली स्प्रिंग का रिडक्शन ऑफ लेंथ होगा, डिक्रीमेंट ऑफ द लेंथ। स्प्रिंग के डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ में दोनों ब्लॉक्स के ये x1 और x2 के मूवमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पे अपन एक्चुअल में x1 प्लस x2 को 2x0 के इक्वल लिख सकते हैं। ऑल्सो डेल्टा एक्स कॉम 0 होगा। डेल्टा एक्स कॉम 0 मतलब m1 x1 विल बी इक्वल्स टू m2 x2। सो यहाँ पे x1 x2 दो अननोन्स है और उसको सॉल्व करने के लिए ये दो इक्वेशंस। सो x1 फाइंड करने के लिए x2 को एलिमिनेट कर देंगे। x2 को अपन m1 x1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। सो x1 प्लस m1 x1 अपॉन m2 will be 2x0. So यहाँ से m1 plus m2 upon m2 times x1 equals to 2x0. तो x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 times m2 upon m1 plus m2 times x0. Similarly x2 की वैल्यू 2 times m1 upon m1 plus m2 times x0 इसके इक्वल आ जाएगी, right? So x1 x2 these are the distances moved by the blocks. Question number 50. Two blocks of masses m1 and m2 are connected by springs of spring constant k. The block of mass m2 is given a sharp impulse so that it acquires a velocity of v0 towards right. Find the velocity of the center of mass. Center of mass का velocity निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m1 into v1 plus m2 into v2 upon m1 plus m2. यहाँ पे ब्लॉक 1 का स्पीड 0 होगा इनिशियली, ब्लॉक 2 का स्पीड v0 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये vcom होगा पार्ट ए का आंसर। द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उस समय दोनों ब्लॉक्स का कॉमन स्पीड होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पे कॉमन स्पीड v डैश मान लेते एंड दोनों ब्लॉक्स का मोमेंटम कंजर्व कर देते। तो इनिशियल मोमेंटम m2 v0 equals to final momentum m1 plus m2 v dash। तो मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पे दोनों ब्लॉक्स का फाइनल स्पीड m2 v0 अपॉन m1 plus m2 होगा, राइट। और एक और इक्वेशन अपन दोनों ब्लॉक्स का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हुए लिख सकते हैं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी हाफ m2 v0 स्क्वायर, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 plus m2 into कॉमन स्पीड का स्क्वायर m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 का स्क्वायर, एंड फाइनली स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर होगा, वेयर x इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v0 स्क्वायर माइनस हाफ m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो पूरे इक्वेशन में से हाफ कैंसिल हो जाएगा और RHS में से m2 v0 स्क्वायर कॉमन ले लो। सो यहाँ पे 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 बच जाएगा। सो ये m1 m2 v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल आ जाएगा, राइट। और LHS में kx स्क्वायर था, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू m1 m2 v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k इसके इक्वल आ जाएगी। सो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन विल बी अंडर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2, और v0 स्क्वायर का अंडर रूट v0 बाहर आ जाएगा, राइट। ये फाइनल आंसर होगा।
इस क्वेश्चन के बी पार्ट को सॉल्व करने का एक और शॉर्टर मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी अपन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कंजर्व करें, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी टू ब्लॉक सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर टू masses, this can be written as half into reduced mass. reduced mass मतलब m1 m2 upon m1 plus m2 into relative speed का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी दो मासेस का टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल लिखा जा सकता है। इसको अपन बेसिक से डिराइव भी कर सकते हैं, बट फाइनल रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो डेरिवेशन में टाइम बच जाएगा। ओके, सो ये रिजल्ट मेमोराइज कर लो सब। एंड इस केस में पूरे सिस्टम का के एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन के इंस्टेंट पे इन दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम होंगे और वो सेम स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड से ही मैच हो जाएगा। तो फाइनली के ऑफ द सिस्टम विल बी 0 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल के इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल के। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू रिलेटिव स्पीड का स्क्वायर, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड v0 होगा, ब्लॉक 1 का स्पीड तो 0 है, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 होगा, राइट। तो इस एक इक्वेशन से ही हमें स्प्रिंग के अंदर का एक्सटेंशन x मिल जाएगा। 2 और 2 कैंसिल और x की वैल्यू m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2 का अंडर रूट टाइम्स v0 इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, सो ये मेथड भी काफी इफेक्टिव होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। सो गाइस, दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो। कीप अप द हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू सॉल्विंग मेनी सच क्वेश्चंस फ्रॉम अदर वीडियोस ऑफ दिस चैनल एज वेल। You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.